हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सक्षम होंगे, प्रसन्न होंगे। थोड़ा घूमने से और बात करने से अवकाश मिल जाए तो पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। और यह समझ जाइए कि यह वर्चुअल क्लासेज ही चलेंगे, इसको आप लोग नियत मान लीजिए। ये आप मान के चलिए कि ऐसे ही चलना है। कब तक चलेगा ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक इसके अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करिए। इसके पहले हम लोग लोकतंत्र के संकट अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जो आपके भाग ख में है। वह चैप्टर समाप्त हो गया। आज आपका नया चैप्टर है और हम पुनः भाग क में देखेंगे। भाग क का जो आपका नया चैप्टर है उसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। भाग क के आपके इस चैप्टर का नाम भाग क के आपके इस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में अभी हम आगे देखेंगे कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं, किस क्षेत्र को हम दक्षिण एशिया कहते हैं। प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को मिलाकर के ही जो क्षेत्र बनता है उसे हम दक्षिण एशिया कहते हैं। तो प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिखिए, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। प्रश्न आपका है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध के बाद के काल में दक्षिण एशिया के देशों में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यही आपका प्रश्न है। प्रश्न के बाद अब उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर में हेडिंग डालेंगे दक्षिण एशिया। हेडिंग आपकी रहेगी दक्षिण एशिया का अर्थ। आपकी हेडिंग है दक्षिण एशिया का अर्थ। इसके बाद आप लिखना प्रारंभ करिए कि दक्षिण एशिया में सामान्य रूप से बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान के सम्मिलित रूप को दक्षिण एशिया कहा जाता है। कभी कभी प्रायः अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इस क्षेत्र में के रूप में पहचान दे दी जाती है, लेकिन प्रायः मुख्य रूप से ये 7 देश ही बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान का ये जो सम्मिलित रूप है यही दक्षिण एशिया कहा जाता है। जब 20वीं सदी के उत्तरार्ध में के अंतिम वर्षों में भारत और पाकिस्तान ने, जो दक्षिण एशिया के प्रमुख देश हैं, परमाणु बम विस्फोट किया, तो उस स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को देखते हुए यह दक्षिण एशिया का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हो गया। ठीक है, पुनः सुन लीजिए इसको एक बार। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के अंतिम वर्षों में दक्षिण एशिया के 2 प्रमुख देशों भारत और पाकिस्तान ने जब परमाणु बम विस्फोट किया, तो इन दोनों देशों के आपसी मतभेदों को देखते हुए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील हो गया और विश्व की प्रमुख शक्तियों के आकर्षण का केंद्र हो गया। अब हमारी अगली हेडिंग होगी शीत युद्ध के बाद युद्ध के बाद दक्षिण एशिया
की राजनीतिक प्रणाली। हमारी अगली हेडिंग है शीत युद्ध के बाद दक्षिण, द लिख के सुन दिया गया है, इसका मतलब दक्षिण है, दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली। हमारी हेडिंग है शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली। इसके बाद आप जो हेडिंग डालेंगे वह है नंबर 1, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, अगली हेडिंग है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका में ये दोनों दक्षिण एशिया के ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही यहाँ लोकतांत्रिक सरकारों का सफलतापूर्वक संचालन होता रहा है और दिन प्रतिदिन लोकतांत्रिक शासन पद्धति इन दोनों देशों में, भारत और श्रीलंका में सशक्त होती जा रही है। एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में भारत और श्रीलंका सदैव लोकतांत्रिक देश बने रहे हैं। वहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं क्रमशः धीरे धीरे मजबूत होती चली गई हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी पाकिस्तान। अगली हेडिंग डाल लीजिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान, हमारी अगली हेडिंग है पाकिस्तान। शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में निर्मित हुई तथा दूसरी सरकार का गठन नवाज शरीफ के नेतृत्व में हुआ, परंतु यह नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकी, क्योंकि 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। वहाँ के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज सरकार को अपदस्थ करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर पड़ा, तब उन्होंने एक दिखावे का इलेक्शन कराया और 2001 में स्वयं को राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया। उसके बाद सन 2007 के अंत में उन्होंने सेनाध्यक्ष का पद छोड़ दिया तथा यह घोषणा की कि जनवरी 2008 में आम चुनाव कराए जाएंगे, परंतु इस घोषणा के बाद ही दिसंबर 2007 में ही एक चुनावी सभा में भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद फरवरी 2008 में आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में बेनजीर भुट्टो की पार्टी को उनकी हत्या के कारण उपजी सहानुभूति से वहाँ के संसद में बहुमत प्राप्त हुआ और यूसुफ राजा गिलानी वहाँ के प्रधानमंत्री बने। बाद में पुनः चुनाव हुआ। इस समय वर्तमान समय में वहाँ इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र पूर्ण रूप से पाकिस्तान में परिपक्व हो गया है। ऐसा प्रतीत नहीं होता। वहाँ की सत्ता व्यवस्था में आज भी सेना का दखल बहुत अधिक है। वहाँ की सरकार खुले रूप से कोई निर्णय लेने में असमर्थ है। बिना सेना की इच्छा के वह कुछ कर नहीं सकती। अगली हेडिंग है बांग्लादेश। अगले देश का नाम है बांग्लादेश। 1990 में बांग्लादेश में
जनरल मोहम्मद इरशाद का सैनिक शासन था। जनता के बढ़ते हुए दबाव के कारण उनको अपना पद छोड़ना पड़ा और सन 1991 में वहाँ चुनाव हुए। उस चुनाव के द्वारा एक बहुदलीय प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो आज भी वहाँ कायम है। इस प्रकार शीत युद्ध के बाद अब तक बांग्लादेश में लोकतंत्र अस्तित्व में है, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। पूरी तरीके से लोकतंत्र की जड़ें अभी भी वहाँ गहरी नहीं हो पाई हैं। अब अगला जो देश आपका है वह है नेपाल। नेपाल में अप्रैल 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। यानी शीत युद्ध के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसमें 2006 तक नेपाल में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो चुका था, जिसके अंतर्गत राजा केवल औपचारिक प्रधान था। लेकिन फिर भी यह आशंका बनी रहती थी कि राजा कभी भी कार्यपालिका की शक्तियां ग्रहण करके तानाशाह हो सकते हैं। परंतु 2006 में एक सफल राजनीतिक या जन विद्रोह वहाँ पर हुआ और उसके बाद लोकतंत्र की बहाली हुई, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और आज नेपाल में लोकतंत्र एक प्रकार से अपनी शैशवा अवस्था में है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अगली हेडिंग है भूटान। आपकी अगली हेडिंग है भूटान। भूटान में सन 2007 तक, भूटान देश में 2007 तक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। परंतु 2007 में वहाँ के राजा ने बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे भूटान में बहुदलीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विकसित की जाएगी और राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र ही रहेगा। और इस प्रकार मार्च 2005 में वहाँ चुनाव हुए। इन चुनावों के साथ ही नेपाल, इन चुनाव के साथ ही भूटान में लगभग 100 साल से चले आ रहे राजतंत्री शासन व्यवस्था की समाप्ति हो गई और वहाँ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार भूटान में भी अब लोकतंत्र धीरे धीरे विकास के मार्ग पर आगे चल रहा है। अब अगली हेडिंग है जो आपका अगला देश है दक्षिण एशिया का, यहाँ की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हम देखेंगे, वह है मालदीव। अगला देश है मालदीव। मालदीव में भी 1968 तक राजतंत्र स्थापित था। 1968 में यह गणतंत्र बना, यानी देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन प्रारंभ हुआ और यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। और लेकिन एक उसमें विशेषता यह थी कि वहाँ एक ही दल का प्रभुत्व था। लेकिन 2005 में वहाँ भी यानी मालदीव में भी बहुदलीय शासन प्रणाली विद्यमान है और तब से लोकतंत्र वहाँ भी बना हुआ है। यानी 2005 के बाद कुछ अव्यवस्था के बाद भी लोकतंत्र अब तक वहाँ जिंदा बना हुआ है और धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद है निष्कर्ष। इसके बाद है निष्कर्ष।
इस प्रकार इसका लिखने वाले लिखे, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शीत युद्ध के बाद, यानी शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र बनाए रखने की प्रवृत्ति रही है। दक्षिण एशिया के देशों में प्रारंभ से ही उनकी जो अवधारणा थी, जो प्रवृत्ति थी, वह लोकतंत्रात्मक रही है। यही कारण है कि भारत और श्रीलंका को जब छोड़ दिया जाए, जहाँ प्रारंभ से ही लोकतंत्री शासन प्रणाली बनी रही, जो अन्य शेष देश हैं वहाँ भी धीरे धीरे लोकतंत्र लोकतंत्र का जो पौधा है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। आपको लिखना यह है, केवल निष्कर्ष के बाद, निष्कर्ष डालने के बाद आप इतना ही लिखेंगे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र बनाए रखने की प्रवृत्ति बनी रही है। वर्तमान समय में दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित है। इसी के साथ आपका यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। आपसे आग्रह है, फिर हम इसी चैप्टर में अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। इससे लाभ यह होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालता हूं आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आप मोबाइल पर उसका इंडिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसको तुरंत देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।